देवेंद्र फडणवीस ने आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज ही मंत्रालय जाकर काम भी संभाल लिया। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में फडणवीस का शपथ ग्रहण हुआ। आज कुल 3 शपथ हुए। फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार आगे होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि मंत्रालय और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर फडणवीस प्रेशर में है। गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, फाइनेंस कौन संभालेगा, पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन बनेगा, ऐसे कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। मिनिस्ट्री पर सारी मिस्ट्री क्लियर की खुद फडणवीस ने। फडणवीस की शख्सियत को आप करीब से देखेंगे तो ये समझने लगेंगे कि महाराष्ट्र में आगे क्या क्या होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो। सिनेमा हो या स्पोर्ट्स या फिर बिजनेस, हर क्षेत्र के दिग्गजों ने आजाद मैदान में फडणवीस की तीसरी शपथ को देखा। पॉलिटिक्स का पावर शो क्या होता है, ये आजाद मैदान में दिखा। इस शो के शो स्टॉपर रहे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर फडणवीस की वापसी बिल्कुल समंदर की तरह हुई है। जिन लोगों ने समंदर के किनारों को अपना समझकर वहां घर बसा लिया था, वो आज कहीं नहीं है। फडणवीस के सामने कोई विपक्ष नहीं है। महाराष्ट्र में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। फडणवीस के कद के आगे टिकने वाला महाराष्ट्र में कोई बचा नहीं है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशील शिंदे, फडणवीस जब पहली बार सीएम बने थे तब महाराष्ट्र की राजनीति में धुरंधर नेताओं की फौज हुआ करती थी। फडणवीस उन सब से आगे निकल चुके हैं। फडणवीस के आगे सबका कद और सबका पद छोटा हो गया है। कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। देवेंद्र अब नई शक्ति के केंद्र हैं। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस को 2.5 साल विपक्ष में बैठना पड़ा था। 2.5 साल तक फडणवीस को अपने से जूनियर एकनाथ शिंदे का डिप्टी बनकर काम करना पड़ा। फडणवीस ने हर कड़वा घूंट पिया और आज उन्होंने फिर से वो पोजीशन हासिल कर ली जो 2019 में उनसे छीन ली गई थी। फडणवीस को जीत 2019 में भी मिली थी। 19 के विधानसभा चुनावों में वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता बने थे। शिवसेना के साथ उनको स्पष्ट बहुमत मिला था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा है। देवेंद्र फडणवीस उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था। 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बने ही हैं। महाराष्ट्र के चुनावों ने उनको हिंदुत्व का मॉडल सीएम भी बना दिया है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो चुनाव युद्ध जीत कर आया है और हिंदुत्व के लिए धर्म युद्ध में उतरने का ऐलान कर चुका है।
अपने नाम में पिता गंगाधर राव के नाम से पहले मां सरिता ताई का नाम लगाने वाले देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 17 साल के थे जब उनके पिता नहीं रहे। गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और देवेंद्र फडणवीस का झुकाव भी बचपन से ही संघ की तरफ था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने फडणवीस के पिता को जेल में डाल दिया था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से इनकार कर दिया था। वो आरएसएस के सरस्वती विद्यालय में पढ़े। उन संस्कारों का ही असर है कि फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भी गाय की पूजा कर कर निकलते हैं। पिता के ना रहने पर फडणवीस ने पढ़ाई भी की, वकालत की डिग्री भी ली, विदेश में जाकर मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की और कार सेवा करने 3-3 बार अयोध्या भी गए। विरोधियों के प्रति फडणवीस कभी-कभी तल्ख हो जाते हैं तो उसकी पुख्ता वजह है। मैं 5 साल मुख्यमंत्री था। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई की मेट्रो, मुंबई का कोस्टल रोड, मुंबई का एयरपोर्ट, मुंबई के एसटीपी, मैं 50 काम ऐसे जो पाथ ब्रेकिंग काम है, पाथ ब्रेकिंग जिसने मुंबई की शक्ल को बदल दिया, ये हमने करके दिखाया। तो इसलिए काम के बारे में तो उन्होंने बोलना ही नहीं चाहिए। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई उनका क्या संबंध राम से? अरे भाई वो तो हिंदुत्व की पार्टी है। अभी समझ लीजिए कार सेवा में गए थे क्या? कोई गया था? एक नाम बताइए। मैं गया था कार सेवा में, देवेंद्र फडणवीस गया था कार सेवा में, और तीनों कार सेवा में गया। एक नाम बताइए। नाम एक। शिवसेना के उद्धव जी के साथ जितने नेता आज है, उद्धव जी सहित, एक नाम बताइए कार सेवा में गए? नहीं गए। ये क्या राम की बात करते? ये पेपर टाइगर है भाई, आप समझ लीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए, पेपर टाइगर है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहते हैं कि उनके पास हर फन है, वो पार्टी चलाना जानते हैं, वो संगठन के आदमी रहे हैं, वो सरकार चलाना जानते हैं, मैनेजमेंट का गुर उनके पास है, वो गियर बदलने के माहिर हैं, कहां डिफेंसिव होना है, कहां ऑफेंसिव होकर चौके छक्के उड़ाना है, ये भी उनको बहुत अच्छे से मालूम है। देवेंद्र फडणवीस पिच के हिसाब से बैटिंग स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने मुंबई के जिस आजाद मैदान पर 664 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी बनाई थी, उसी आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी पारी शुरू की है। तीसरी शपथ लेने से पहले उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स पर एक साथ फुल स्टॉप लगा दिया है। पवार साहब ने क्या कहा ये आपको बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हम उस मिट्टी के हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। हम खुद किसी से पंगा नहीं लेते, लेकिन अगर कोई हमसे पंगा लेता है तो उसे उसकी जगह दिखा देते हैं। हमारा जन्म थोड़ी बिहार में हुआ है, हम भी छत्रपति अरे भाई हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे ही जन्मे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी ने भी प्रचार की शुरुआत 2014 में जब की तो रायगढ़ पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से की। और इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सब धौंस देने के दिन चले गए, अब वो दिन नहीं रहे। अब जनता ये फैसला करती है कि वो किसके साथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई बार कोई पहलवान होते हैं ना, तो एक उम्र के बाद भी उन पहलवानों को ये लगता है कि अभी हम ही कुश्ती जीत सकते हैं, और अपने को भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है भाई, सीनियर पहलवान है, बात सुन लो इनकी, क्यों इनके साथ हम चर्चा करें, वार्ता करें। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जी। देवेंद्र फडणवीस पहली बार 2014 में मुख्यमंत्री बने थे। शिवसेना के साथ मिलकर उन्होंने 5 साल मजे से सरकार चलाई। वो 5 साल महाराष्ट्र की तरक्की के साल रहे। दूसरी बार उन्होंने 23 नवंबर 2019 को सुबह सुबह राजभवन में शपथ ली। उस दिन केवल आधा घंटे पहले महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश हुई थी। केंद्र ने सिफारिश मानी और राज्यपाल ने फडणवीस को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी। लेकिन वो सरकार केवल 80 घंटे चली। संयोग से ठीक 5 साल बाद 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र की जनता ने फिर से फडणवीस को ताज दे दिया और 5 दिसंबर 2024 को फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2019 में क्या हुआ था
इस पर बहुत बातें बनाई जाती हैं, सबका अपना अपना वर्जन है। सच्चाई क्या है ये देवेंद्र फडणवीस से सुनिए। पर वो तो कहते हैं भाई मजबूरी उनकी रही क्योंकि आपने धोखा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो दगाबाज हैं, उन्होंने अपने वादे से आप मुकर गए। देखिए, ये पूरे देश को पता है कि कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, क्योंकि पहले दिन से तय था मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। सारे भाषणों में उनके सामने कहा गया, उन्होंने भी ये कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव चल रहा है, और उसके बाद कुर्सी के लिए उन्होंने अलायंस को तोड़ दिया। वो दगाबाज है, उन्होंने दगाबाजी की है, बेईमानी की है, और ये बेशर्मी है कि इतनी दगाबाजी करने के बाद दूसरे को दगाबाज कहना, इसको बेशर्मी कहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बंद कमरे में बात हुई थी, आप तो बाहर बैठे हुए थे, अमित शाह और उनके बीच में बात हुई थी, 2.5 साल का फॉर्मूला था और आप बाद में फॉर्मूले से ऐसा है, अभी आपको बता ही देता हूँ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की जब अमित शाह जी उनके घर में आने वाले थे कि देवेंद्र जी आप अमित शाह जी को कहेंगे मुझे उनके साथ 10-15 मिनट अलग से बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है आपको? मैं ज़रूर कहूँगा उनको। उन्होंने कहा बस मुझे दिल की बात कहनी है कि भाई अभी आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछले समय अपने बीच बहुत दूरियां हो गई और हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, अभी अपने को साथ रहना है। तो मैंने स्वयं अमित भाई से ये बात की, मैंने कहा वो चाहते हैं कि 10-15 मिनट आपसे अलग से बात करना। तो अमित भाई ने कहा ठीक है। उसके बाद कमरे में अलग से बैठे, मुझे बुलाया, वापस बातचीत उसी कमरे में हुई। उस कमरे में बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे उसकी भी बातचीत हुई। उस समय यह भी तय हुआ कि अमित भाई और वो प्रेस में कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना है मैं अकेला बोलूँगा। तो ये बिल्कुल सिरे से झूठी बात कहते हैं। मैंने इतने झूठे लोग कभी देखे नहीं। 2014 से ज्यादा और 2019 से भी ज्यादा इस बार देवेंद्र फडणवीस कट्टर हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सामने आए हैं। वोट जिहाद के जवाब में धर्म युद्ध का ऐलान करना, असदुद्दीन ओवैसी को संभाजीनगर के मंच से चैलेंज करना और चुनाव में देवा भाव की इमेज प्रोजेक्ट करना, ये नई छवि फडणवीस ने बहुत सोच समझकर बनाई है। ये उनकी आगे की राजनीति में काम आने वाली है। अगर आप धार्मिक स्थलों का उपयोग करते हुए हर धार्मिक स्थल पर बैनर लगेगा कि जो वोट नहीं कर रहा है वो अल्लाह से बेईमानी कर रहा है, ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि एक समाज विशेष इस प्रकार से बात करे और उसको हम कहें ये तो बहुत डेमोक्रेटिक है, ये तो बहुत सेक्युलर है? ये नहीं चलेगा। हम राह पर देखते नहीं बैठ सकते। अगर कोई इस प्रकार से लोगों को पोलराइज कर रहा है और हमारी सीटें हरा रहा है और हम हरी हरी करते बैठे और भजन करते रहे और ये कहे कि नहीं इलेक्शन कमीशन करेगा, प्रशासन, ऐसा नहीं होता है। ये युद्ध ही है। हम उतरे मैदान में और मैदान में उतरे हैं तो जीतने के लिए उतरे हैं, और निश्चित रूप से अगर कोई इस प्रकार से करेगा हम विरोध करेंगे। हमने तो सारी योजनाएं मुसलमानों को दी। आज हमने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लाई तो क्या हमारी मुस्लिम बहनों को हमने कहा कि नहीं आपको नहीं मिलेगा भाई, सिर्फ हिंदुओं को मिला? हमने नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश को बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पर, इसलिए अपीजमेंट का अर्थ क्या है? क्यों हम अपीजमेंट नहीं चाहते? हमारा तो कहना है जस्टिस फॉर ऑल बट अपीजमेंट ऑफ नन। देखिए, हम सत्ता में तो रह चुके हैं, हमने कभी मदरसे बंद नहीं किए। लेकिन एक बात है, अगर मदरसों में आप जिहादी तैयार करोगे, चाहे वो मदरसा रहे या कोई जगह रहे, जहां जिहादी तैयार होगा तो वहां पर तो उसको चलने देने का कोई कारण नहीं है। फडणवीस ने 2 डिप्टी के साथ शपथ ली है। सरकार बनने में जिस तरह देरी हुई, जिस तरह शिंदे ने प्रेशर पॉलिटिक्स की, उसे देखते हुए लगता है कि फडणवीस का काम बढ़ने वाला है। शिंदे को संभालना और आगे चलकर उनके मंत्रियों को संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फडणवीस को ऐसे सिचुएशन हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्ष का नेता रहा, लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा, तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का
एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है। हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है। 2019 में फडणवीस का पावर छिन गया था, तब भी उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार की नाक में दम कर दिया था। ठाकरे की सरकार गिराने के लिए फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को आगे किया। 2022 में पार्टी ने कहा तो वो खुद डिप्टी सीएम भी बन गए। 2023 में एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने के लिए फडणवीस अजित पवार को ले आए और अब शिंदे को डिप्टी सीएम बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन फडणवीस ने सम्मान में जरा भी कमी नहीं की। देवेंद्र फडणवीस की शख्सियत को अच्छे से समझने के लिए उनके बारे में कुछ बेसिक बातें भी जान लीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने एबीवीपी से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। फडणवीस 19 साल की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 22 साल की उम्र में वो लॉ की डिग्री हासिल कर चुके थे, लेकिन वकील नहीं बने। आरएसएस की शाखाओं में जाकर फडणवीस संघ के प्रचारक बन गए। केवल 22 साल की उम्र में ही वो नागपुर के कॉर्पोरेटर चुने गए। 1992 में वो हायर स्टडी के लिए जर्मनी के बर्लिन चले गए। केवल 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर के सबसे युवा मेयर चुने गए। 1999 में 29 साल की उम्र में वो नागपुर पश्चिम सीट से विधायक बने। 2013 में उनको महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और 2014 में 44 साल की उम्र में फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में पैसा है, फडणवीस के पास पावर है। वो अभी सिर्फ 54 साल के हैं। एज फैक्टर फडणवीस के साथ है। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में वो कहां से कहां पहुंच सकते हैं, अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है।